क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या रेगुलरिटी हमने ऑब्जर्व की है। उन रेगुलरिटीज़ को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ऑलराइट, सो क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम करीब 200 साल पीछे जाते हैं, सन 1800 में, और वहाँ से देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का काम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा है। सो 1800 में हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस समय, वो एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर से शो हो रहा है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, बेरियम, टंगस्टन, राइट, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी एंड प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमें बहुत पहले से मालूम है और इसका डिस्कवरर कोई भी नहीं है, बिकॉज ये ह्यूमन को बहुत पहले से पता है। सिमिलरली कार्बन, तो इसके यहाँ पर हम देखें जो रेड पार्ट से एलिमेंट्स आपको शो हो रहे हैं वो एलिमेंट्स हमारी नॉलेज में थे, और जो बाकी जो ग्रे पार्ट आपको शो हो रहा है ये सारा पार्ट ये उसके बाद जो डिस्कवर हुए हैं 1800 के बाद, राइट। तो इन क्लासिफिकेशंस में सबसे पहला जो नाम आता है वो है बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने जो क्लासिफिकेशन की थी वो केवल 2 कैटेगरी में की थी। एक तो कैटेगरी थी नॉन मेटल्स की और दूसरी कैटेगरी थी मेटल्स की, राइट। और ये कैटेगरी उसने एसिड और बेस के बेस पे डिफाइन किया था। ये कैटेगरी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकी और कुछ ही टाइम बाद ये रिप्लेस कर दी गई। ओके, सो इसे रिप्लेस करने वाले थे जॉन डबर्नियर 1800 के आसपास, राइट। सो बर्जीलियस के बाद 1829 में जॉन डबर्नियर ने उस वक्त जो प्रेजेंट एलिमेंट्स थे उन्हें 3 के ग्रुप में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को हम डबर्नियर ट्रायड के नाम से जानते हैं, राइट। सो क्या स्पेशल बात थी उन ग्रुप्स में? वो जो 3 ग्रुप्स थे, 3 एलिमेंट का जो सिंगल ग्रुप बनाया गया था, उसमें जो मिडल एलिमेंट था, उस मिडल एलिमेंट का जो मास था, एटॉमिक मास, वो एटॉमिक मास अपने दोनों राइट लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का मास का एवरेज होता था। ये बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि 1829 तक हमारे पास केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट्स की जानकारी थी और कई एटॉमिक वेट्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए गए थे। पर स्पेशल बात यह है नोट करने वाली कि जिनके भी एटॉमिक वेट्स कैलकुलेट किए गए थे ये सभी एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में थे। लिक्विड्स की जानकारी हमारे पास बहुत कम थी। ऑलराइट, सो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द 2 एलिमेंट्स इन ईच ट्रायड। और ये 2 एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रीम एलिमेंट्स होंगे। इसे हम अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल में देखते हैं। सो वो रिलेशनशिप क्या था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उन तीनों एलिमेंट्स की वो नियरली सेम थी और सिमिलर थी, हम कह सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, सो डबर्नियर का इस ट्रायड में आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये इनके अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट्स दे रखे हैं 7, 39, 23। अगर हम 7 और 39 को ऐड अप करें, राइट, तो ये आएगा हमारे पास 46, और यदि आप 46 को डिवाइड बाय 2 कर दें तो आपके पास आएगा 23। तो ये था डबर्नियर ट्रायड, मीन्स कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का जो एवरेज था वो मिडल एलिमेंट का मास के बराबर अप्रॉक्सीमेटली आता था। दूसरी एग्जांपल में यहाँ देखो दे रखा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
तो अब अगर आप इनको ऐड अप करते हैं 40 एंड 137, राइट, जैसे कि 137 इसका प्लस 40, ये हमारे पास आया 177, और जब हम इसको डिवाइड कर दें 2 से तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम के काफ़ी क्लोज है, राइट। तो अब हम थर्ड एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या है, 127 प्लस 35.5, ये आ गया 162.5 डिवाइड बाय 2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 81.25 के है। सो ये इसके क्लोज आ जाता है, राइट। सो ये था डोबर्नियर ट्रायड। सो इन एलिमेंट्स में जो मिडिल एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम है, स्ट्रोंशियम है, वो इनके मिड के एलिमेंट है। इनकी स्पेशल पॉइंट ये भी है कि जो मिडिल एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, राइट, प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके, कोई भी इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इन दो एलिमेंट्स के बीच में ही होती थी, राइट। सो यहाँ बहुत स्पेशल है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स, राइट। बट जो डोबर्नियर ट्राइब्स था वो बहुत ही लिमिटेड ट्राइब्स हमारे पास मिले थे, जैसे यहाँ पे 3 सेट गिवन है, राइट। तो इन 3 डोबर्नियर ट्राइड्स के अलावा हमारे पास और कोई डोबर्नियर ट्राइड नहीं बना, राइट। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक मामूली सा काम किया गया है और इनके एटॉमिक वेट्स को रिलेट किया गया है इनकी प्रॉपर्टीज़ से, कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ हैं उनके एटॉमिक वेट्स में एवरेज भी है। इस तरीके से एलिमेंट्स की ग्रुपिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर, कि ये एक ग्रुप हो गया, ये भी एक ग्रुप हो गया और ये भी एक ग्रुप हो गया। इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से अलग है, इसकी इससे अलग है, राइट। बट जो लॉ ऑफ ट्रायड था ये ज़्यादा टाइम तक इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाइड नहीं था, राइट। तो इसके बाद हमारे पास एक नया और आइडिया आया था, और ये आइडिया आया था हमारे पास कैन-कोटॉयस का, वो है 1862 का। तो हम देखते हैं कैन-कोटॉयस ने क्या स्पेशल अरेंजमेंट किया था। सो ये है मिस्टर कैन-कोटॉयस, अलेक्जेंडर एमिल कैन-कोटॉयस। तो इनके पास क्या स्पेशल अरेंजमेंट था, इन्होंने सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट किया, राइट। तो जो इनके पास ग्राफ था वो जैसे स्पायरल होता है, लाइक उस तरीके का इन्होंने अरेंजमेंट किया एक सिलेंडर के ऊपर। तो जिस पे जो एलिमेंट्स थे, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ से एलिमेंट्स की बेंडिंग हुई है, राइट, इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये एलिमेंट्स जो है 45 डिग्री के एंगल पर लिखे गए थे, राइट। तो एक पेपर के ऊपर सिंपली इन्होंने एलिमेंट्स को लिख दिया, और इनके जो बेसिस था ऐसा करने का वो था एटॉमिक मास। तो ये समझने वाली बात है कि पहले जो डोबर्नियर ने प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो भी एटॉमिक मास था, और कैन-कोटॉयस ने भी एटॉमिक मास का ही इस्तेमाल किया। तो इन्होंने जब इसको एक सिलिंड्रिकल शेप दिया, मीन्स कि पहले इनको पेपर पे लिख दिया और उसके बाद फिर जब इसको रोल किया तो इन्होंने नोटिस किया कि वो जो सिलेंडर था जिसका कि सर्कमफ्रेंस करीब 16 यूनिट का था, तो उसमें जो एक कर्व बन गया, और वो जो कर्व था उस कर्व के ऊपर जब सिलेंड्रिकली लाइन खींची गई इस तरीके के, ऐसे आप देखेंगे कि ये सभी एलिमेंट्स लिखे गए हैं, राइट। तो जब उनके ऊपर इस तरह से लाइन खींची गई, वर्टिकल लाइंस खींची गई, तो इन्होंने देखा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो सेम लाइन पे आ रहे हैं, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, राइट। तो अभी हमने देखा था कि डोबर्नियर ट्रायड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्रायड में थे, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ एक बड़े नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक लगाई गई थी, और ये इन्होंने इस तरीके से ऐसा चार्ट बना रखा है। ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं जो हमारे पास हैं, और ये उसका एक ड्राइंग किया गया है जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स थे वो सेम लाइन पे फॉल होते थे, और जो एलिमेंट्स सेम लाइन पे फॉल होते थे
उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम था। और इस पूरे में यहाँ से लेकर के आप देखेंगे कि सर्कल के मिडल में एक एलिमेंट है यहाँ पर जिसका नाम है टेलुरियम, राइट। सो जो टेलुरियम एलिमेंट है, टेलुरियम एलिमेंट इस पूरे सिलेंडर के मिड में आता था और इसीलिए इसका जो नाम रखा गया था वो था टेल्यूरिक हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो इसमें इनके पास जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो या तो एलिमेंट्स उन पॉइंट्स में ऊपर जाते थे या नीचे आते थे, पर जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो लोग सेम लाइंस पे आते थे, जिसके बिहाफ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, दे आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स, राइट। अब ये नंबर्स क्या थे वो इन्हें नहीं पता था, राइट, बट कुछ ऐसे नंबर्स थे जिसके बिहाफ पे ये प्रॉपर्टीज सजेस्ट की गई थी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो 1865 में की गई थी वो थी जॉन न्यूलैंड की तरफ से, और इन्होंने दिया एक लॉ जिसे हम आज जानते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम पर। इन्होंने एक बहुत बड़े स्केल पर क्लासिफिकेशन किया। जैसा कि हमने देखा था कि डबर्नियर ने 3 एलिमेंट का सेट बनाया था, तो न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स का सेट बनाया और उसने उन 8 एलिमेंट्स में बहुत ही स्पेशल चीज़ देखी कि जो एलिमेंट्स थे वो 8वां एलिमेंट हमेशा रिपीट होता था अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट के साथ मैच करते हुए, राइट। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उन एलिमेंट्स में 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ सिमिलर था। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ दिखाया हुआ जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट। इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास ये लिथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है और अगर आप इनके एटॉमिक वेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आप इसे अरेंज करते चलें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये है 8th एलिमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट 8th ये हो जाएगा। तो नोटिस करने वाली बात ये है कि जितने भी एलिमेंट्स जो 8th एलिमेंट बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले वालों से सिमिलर है। अगर हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन आप देखते हैं 7th और फिर ये 8th, तो इसके बाद फिर से मैच कर जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ तो ये इसका 8th एलिमेंट बनता है, अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ तो ये 8th बन जाता है। इसलिए जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है उसमें ऑक्टेव का मतलब ये हो गया कि 8वां जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। इस बात को बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद हमारे पास जो प्लान आता है वो है 1869 के अराउंड। सो 1869 के अराउंड 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिसमें से एक का नाम है लॉदरमेयर और दूसरे थे मेंडलीव, राइट। सो दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था और दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया। दोनों के पास ही एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिफिकेशन था पीरियोडिक टेबल का, राइट। तो पहले हम लॉदरमेयर को समझते हैं और इसके बाद फिर हम मेंडलीव को समझते हैं कि मेंडलीव ने क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था। सो लॉदरमेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें कि उन्होंने 2 खास डेटा यूज़ किया था। एक था एटॉमिक वॉल्यूम और दूसरा था एटॉमिक मास। ये वो ग्राफ है जो उनके नोट से मिले हैं हमें, ओरिजिनल ग्राफ्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम लिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस पे और वहीं पर इन्होंने दूसरी साइड जो ले रखा है निचले साइड पर वो ले रखा है एटॉमिक वेट, ओके। सो इस ग्राफ में एक बहुत ही स्पेशल पैटर्न नज़र आता है। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो एटॉमिक वॉल्यूम्स प्लॉट किए गए हैं और आप देखते हैं कि यहाँ से जैसे एलिमेंट्स हैं धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाता है और फिर एक पीक बनती है, राइट। फिर एक पीक बनती है, फिर नीचे आता है, फिर दूसरी पीक बनती है, फिर इस तरीके से एक और पीक और फिर एक फाइनली एक लास्ट में एक और पीक बनती है, राइट।
ओके, सो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है समझने वाला कि जो जो एलिमेंट्स इन पीक्स के टॉप पर थे, मीन्स कि जैसे यहाँ पे दे रखा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इस पीक के टॉप पर दे रखा है यहाँ पर सीजियम। तो इन सभी एलिमेंट्स की जो पीक पर सेम पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, अब वो एलिमेंट सेम ग्रुप में है, राइट। उसके बाद जैसे हमारे पास जब अपर साइड जाते हैं, राइट, टॉप पे ऐसे चढ़ते हुए ऊपर पीक के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते हुए आपके पास यहाँ पर आता है, जैसे हम देखेंगे आयोडीन, जीनॉन है, आयोडीन है, तो हम इसमें आयोडीन देखते हैं, आयोडीन, उसके ऊपर एक जीनॉन है, फिर ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के बाद फिर क्रिप्टॉन है। सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन है, आर्गॉन है, देन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एफ फ्लोरीन, और ये नियॉन है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है, आज ये सब लोग एक ग्रुप में हैं। सिमिलरली जो नियॉन है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये भी एक ग्रुप में आते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप इसको डाउनवर्ड देखते हैं, मीन्स कि जब ये डिसेंड होता है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे डॉट पे आप देखेंगे मैग्नीशियम है, राइट, ये मैग्नीशियम है, ऐसे नीचे आते हुए ग्राफ के मैग्नीशियम है। फिर जब यहाँ से आप ग्राफ से नीचे आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है कैल्शियम, यहाँ से जब नीचे आते हैं तो मिलता है स्ट्रोंशियम। तो ये भी एलिमेंट्स जो है वो सेम ग्रुप में हैं। तो जो टॉप पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं वो लोग हमारे पास अब ग्रुप 1 में हैं, राइट। और जो वहाँ से जो डिसेंडिंग पोजीशंस पे लगे हुए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये हैं हमारे पास अब ग्रुप नंबर 2 में। सिमिलरली जो ये नोबल गैसेस हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, अब ये हैं ग्रुप नंबर 18 में। और हेलोजेंस में जो आयोडीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये हैं ग्रुप नंबर 17 में। तो ये बहुत ही बढ़िया क्लासिफिकेशन रही, और ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन से काफ़ी हद तक मैच करता है। बस इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो ये जो कंजेशन है यहाँ पर प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, राइट। इसमें आपके पास डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ मैच करना चाहिए, राइट। पर हाँ ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास ऐसे ऐसे करके रेगुलरिटीज़ आपके पास मिलती हैं, आपके पास एक ऑब्जर्वेशन तो बन जाती है ना। तो इस तरह का जो ग्राफ था, इस ग्राफ को दोबारा रिप्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो ये ग्राफ जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हालांकि इससे प्रॉपर्टीज़ पता चल रही है, बट सभी एलिमेंट्स की मुश्किल है, बट कुछ गिने चुने की पता लगती है। और ये क्लासिफिकेशन ऑक्टेव के कंपेयर न्यूलैंड जो लॉस थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में रहा, ओके। बट इसकी कॉम्प्लिकेशन के कारण जो है ये ज़्यादा फेमस नहीं हो सका। वेल सेम टाइम पर एक और भी शख्स थे जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीव, जो कि रशिया में थे, राइट। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया था। सो ये हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेट सिस्टम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो मेंडलीव ने दिया था। हाँ, ये परफेक्टली मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मेंडलीव के इस पीरियोडिक टेबल में बड़ी ही स्पेशल पॉइंट्स थे। उन्होंने इस तरीके से कुछ कॉलम्स बना लिए जिनको उन्होंने ग्रुप्स बोला, राइट। तो इनको उन्होंने बोला ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे इनको वो बोलते थे पीरियड्स। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली पॉइंट ये हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या किसी भी एलिमेंट के लिए, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलरिटीज़ ऑब्जर्व करती थी, राइट। तो वो सिमिलरिटीज़ क्या थी? जैसे कि हमारे पास यहाँ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब भी ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स का एक फॉर्मूला बनता है, वो है R2O।
जैसे कि अगर हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन से तो बनेगा H2O, लिथियम के लिए Li2O, सोडियम के लिए Na2O, सिल्वर के लिए Ag2O, गोल्ड के लिए Au2O। इसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप थे जब वो कंबाइन करते थे ऑक्सीजन से तो उनके फॉर्मूले बनते थे RO। थर्ड वालों के लिए R2O3, उसके बाद फिर RO2, R2O5, RO3, R2O7 और यहाँ है लास्ट में RO4। जो ऑब्जर्व की गई बात थी वो ये थी कि अगर ये R2O है तो हम इसे ले सकते हैं R2O2, R2O3, नेक्स्ट है R2O4, R2O5, इसको ले सकते हैं R2O6, R2O7 और इसको ले सकते हैं R2O8। तो अब आप इसको यदि कॉमनली 2 इसमें से निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है RO, कॉमन 2 निकालेंगे तो आप RO2, RO3 और ये बनेगा RO4। तो आप देखते हैं कि अब यहाँ पर आपको एक रेगुलरिटी दिखती है जैसे R2O और हर बार R2 है पर ऑक्सीजन एक एक स्टेप पे एक एक बढ़ता जा रहा है, ग्रुप के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है ऑक्सीजन, राइट। सो इसमें मेंडलीव ने कुछ ग्रुप्स बनाए थे इस तरीके से, जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं ये सभी ग्रुप्स है। और मेंडलीव ने इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे थे उन एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनके 2 जनरल फार्मूलाज भी लिखे थे। एक तो यहाँ पे गिवन है इसके सभी एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनमें से ऑक्सीजन गिवन है। यहाँ आप देखेंगे ये R2O है, R2O2, R2O3, R2O4, 5, 6, 7 एंड 8। सिंप्लीफाइड करके हम इसको समझ सकते हैं कि ये R2O बनेगा, ये 2 and 2 कॉमन है तो ये RO, इसी तरीके से इसमें से भी 2 कॉमन है तो ये RO2 बनेगा, ये RO3 और ये RO4 बनेगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर ऑस्मियम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये बनाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अगर मॉलिबेडिनम कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो ये बनाएगा मॉलिबेडिनम ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर स्कैंडियम है तो स्कैंडियम जो है Sc2O3 बनाएगा, बेरियम BaO, मरकरी HgO। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है। इन सभी एलिमेंट्स का जनरल फार्मूला हाइड्रोजन के साथ भी है जो यहाँ नहीं लिखा है, जिसे हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि RH अगर ग्रुप 1 कंबाइन करता है तो RH, ग्रुप 2 के लिए हो गया RH2, ग्रुप 3 के लिए RH3, उसके बाद RH4 और यहाँ पर गिवन है RH4 के बाद फिर डिक्रीज हो जाता है RH3, RH2, RH एंड देन नो कंपाउंड। तो इस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ इसमें स्टडी किया। तो अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं मेंडलीव के जो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली रिगार्ड करने वाली बात है, और वो है हमारे पास स्पेसिफिकली 2 एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, जिसमें से एक का नाम है जर्मेनियम और दूसरे का नाम है गैलियम। ये है वो गैलियम जर्मेनियम, राइट। अब पॉइंट समझने वाला ये है कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इन एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं था, राइट। जैसे कि इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आप देखेंगे कि गैलियम है, राइट, यहाँ जर्मेनियम है। तो मेंडलीव के समय पे यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस थी, यहाँ पर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था, राइट। तो अगर यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है
ओके, यहाँ पर अगर आपके पास ब्लैंक स्पेसेस हैं मीन्स, तो फिर आप कैसे ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये काम मेंडलीव ने किया था, राइट। मेंडलीव ने इनको इस कदर स्टडी किया था कि यदि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक मेरे पास प्रिडिक्टेड लिखा, प्रिडिक्टेड और यहाँ फाउंड लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम के नीचे जो है गैलियम आता है और इसके लिए जो नाम बना था वो था एक गैलियम। ये एक गैलियम वर्ड संस्कृत से है, एक मतलब उससे लाइन या उससे मिलता जुलता, या एक और एल्यूमिनियम। तो यहाँ देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम के बिहाफ पर जो प्रेडिक्शन की थी मेंडलीव ने, और ये प्रेडिक्शन जो की थी ये उन एलिमेंट्स के लिए था जो उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे। मेंडलीव की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक वेट 68 होगा, डेंसिटी 5.9 होगा सीजीएस यूनिट्स में, मेल्टिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए, ऑक्साइड का फार्मूला E2O3 होना चाहिए, क्लोराइड का फार्मूला ECl3 होना चाहिए। और जब गैलियम डिस्कवर्ड हुआ, राइट, तो गैलियम डिस्कवर्ड होने के बाद ये है उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़। तो आप देखते हैं कि डेंसिटी इसकी काफ़ी क्लोज है, वेट्स काफ़ी क्लोज हैं, फार्मूला सेम आया है जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, क्लोराइड का भी ऑक्साइड का भी। दूसरा एलिमेंट था जो सिलिकॉन के नीचे है, जर्मेनियम। उसके लिए मेंडलीव की प्रेडिक्शन थी कि उसका एटॉमिक वेट 72 होगा, डेंसिटी 5.5 होगी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला EO2, क्लोराइड ECl4, राइट। ये सभी कुछ उसने प्रिडिक्ट किया था सिलिकॉन के बेस पर, क्योंकि अगर सिलिकॉन के नीचे कोई एलिमेंट आएगा तो वो सिलिकॉन के ही जैसे फार्मूलाज भी बनाएगा। इस बिहाफ पर जो एलिमेंट्स हमें मिले, जो एलिमेंट मिला था कि जर्मेनियम, जब जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ उस वक्त हमारे पास इसका जो मासेस थे, देखिए कितना क्लोज वैल्यूज़ आई हैं। तो ये मेंडलीव की सबसे बेस्ट बात लगी कि जो एलिमेंट उस वक्त किसी को पता ही नहीं जिसके बारे में, हमारे पास उसके बारे में कोई एक भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस केस में मेंडलीव ने उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं जो प्रिडिक्ट की थी, और वो जब एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए लॉन्ग टाइम के बाद, तो ये देखा गया कि दोनों मैच कर गए। इट मीन्स मेंडलीव जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट रहे थे। तो मेंडलीव ने इनके लिए क्या लॉज बनाए थे? मेंडलीव ने बहुत ही सिंपल एक लॉ बनाया, राइट। वो लॉ ये था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस, ओके, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ वर्ड जो है वो वेट है। यहाँ पर एक बात बहुत ही स्पेसिफिकली नोटिस करने वाली है कि जितने भी अब तक हमारे पास इसमें साइंटिस्ट हुए हैं, डबर्नियर, न्यूलैंड, चनकोटॉयस, लादरमेयर, इवन की मेंडलीव, सभी ने एटॉमिक वेट के ही बिहाफ पर अपने तरफ से एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करने की कोशिश की थी, राइट। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया कोई भी। सबसे पहले हम मेंडलीव का लिमिटेशन देखते हैं कि मेंडलीव की इसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, राइट। तो मेंडलीव की लिमिटेशन हमें उसी टेबल से नज़र आएगा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन थे वो तब फंक्शन बनेंगे जब आप उन वेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, राइट। सो हम पहले पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी मेजर जो लिमिटेशन आई है सामने, वो है ग्रुपिंग को लेकर के, क्योंकि ग्रुपिंग जो है एलिमेंट्स की जो पीरियड्स में की गई थी वो ग्रुपिंग थी इनके प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होने के बिहाफ पे। तो अब देखेंगे, अगर हम यहाँ देखते हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, राइट, एक ही ब्लॉक में लिथियम है, सोडियम है, दोनों ही एलिमेंट रिएक्टिव हैं, राइट, और दोनों ही जो है एयर से ईजिली रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोटेशियम को देखेंगे तो पोटेशियम की ग्रुपिंग की गई है कॉपर से, और कॉपर इसमें जो है बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होता जैसे कि पोटेशियम होता है। रुबिडियम की ग्रुपिंग की गई है सिल्वर से, और सीजियम के साथ नीचे आ गया गोल्ड। तो पॉइंट ये है कि जब आपके पास एक पीरियोडिक ग्रुप में वो सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं या सिमिलर हैं,
तो जहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, जब ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इनकी ग्रुपिंग जो है एक बहुत ही लोअर रिएक्टिव मेटल के साथ में कैसे कर दी गई, राइट। तो मेंडलीफ ने तो इसका जो रीज़न दिया था वो सिर्फ ये दो थे कि इनके ऑक्साइड के फार्मूला और हाइड्राइड्स के फार्मूले सेम थे। बट क्वेश्चन ये भी था कि आप जो है सीजियम को या रुबिडियम के यदि आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो आप एक्सप्लोजन करते हैं, लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, राइट। दूसरी प्रॉपर्टीज जो मेंडलीव ने बोला था कि ये सभी जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज किए गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, राइट। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या वाकई ऐसा था। जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं सिल्वर 107, देन बढ़ गया 112, 114, 119, 120, 127, 126.9। तो ये आपके पास एक आगे लिमिटेशन, और ऐसे और भी लिमिटेशंस हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो इनमें से एक लिमिटेशन यहाँ पर भी आपको मिलेगी इस जगह पर। अब क्योंकि इनके डेसिमल के बाद के डिजिट्स इसमें ओमिट कर दी गई हैं, जिससे आपको दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं, बट ये इक्वल नहीं है, ओके। सो मेंडलीव जिस पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फॉलो किया करते थे, उसी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने खुद ने भी अपने ही लॉ को वायलेट भी किया था, राइट। सो ये इसकी दूसरी बड़ी लिमिटेशन है, राइट। तीसरी जो बड़ी लिमिटेशन थी वो ये कि इनके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे वहाँ पर इन्होंने गैप छोड़ दिया था, ओके। लेकिन कुछ लोग इस बात को लिमिटेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड ही नहीं था मेंडलीव उनको प्रिडिक्ट कर लेते थे और फिर वहाँ पर गैप उसके लिए रखा जाता था, राइट। अगर हम मेरिट्स के बारे में बात करें तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेरिट्स भी बहुत थे। मेरिट्स मीन्स गुड पॉइंट्स। सबसे पहला गुड पॉइंट तो यही था कि उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे था, ग्रुप्स एंड पीरियड्स को मिला करके। सेकेंड पॉइंट ये था कि इन्होंने एलिमेंट्स की जो ग्रुपिंग की थी वो उनकी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी के बेस पर किया था। थर्ड पॉइंट ये है कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने वहाँ पे गैप रखा था, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।